जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए वेरी यूजफुल रहने वाला है। प्रिफेक्शन आईएएस द्वारा चलाया जा रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम 90 दिन का, ठीक है। इसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न है, विस्तृत व्याख्या से, ठीक है। एडवांस प्रश्नों का संकलन है, बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित प्रतिदिन टारगेट और अभ्यास है। तो 90 दिन तो नहीं बचा है, लेकिन 4-5 दिन का हम लोग एक ही दिन में करेंगे, तभी कवर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। 1 से 5 तक हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। तो आपको सही सुमेलित का पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन डी सही सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया था और युद्ध के दौरान ही मारा गया था। बाकी सब सही नहीं है। तो सही क्या है, चलिए जल्दी से रिविज़न करते हैं। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए, तभी आप एग्जाम में प्रश्नों को सही कर पाएंगे। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा इसी दौरान टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया। इस समय कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। तो कंपनी का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाएगा आपसे कौन था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेस्ली था 1799 में, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस लिए की थी? तो सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल का शेर वेलेस्ली को ही कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया तथा अंग्रेज ने विवशता में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की थी, ठीक है। प्रथम में हराया था, लेकिन चतुर्थ में हार गया था और वो युद्ध में मारा ही गया था, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने पोर्टोनुआ में पराजित किया था। द्वितीय में भी हैदर अली पराजित हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू को पराजित किया एवं 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया। इसके अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया? कौन से कारण ने? तो देखिए ऑप्शन डी सही है। कच्चे माल की आवश्यकता, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, पुनर्जागरण का अभ्युदय, ये सभी कारण थे भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के मार्ग प्रशस्त करने के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पुनर्जागरण का अभ्युदय, भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन के निम्नलिखित कारण थे। पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, ठीक है, नई बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण था, ठीक है। ईसाई मत के प्रचार की उत्कृष्ट इच्छा, ठीक है। यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद का आना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला है, पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय वहां का शासक जमोरिन था, तो ये बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। ए नंबर बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार किया, नई गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। डी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। नहीं, देखिए डी नहीं बल्कि अल्बुकर्क नहीं, फ्रांसो डी अल्मीडा था, ठीक है। अल्मीडा प्रथम भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममूलक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया था। तो द्वीप पर 1510 नहीं बल्कि 1509 1510 में गोवा पर अधिकार किया, उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो गोवा पर अधिकार वाला बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, तो इसे आपको ध्यान रखना है।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया। अल्बुकर्क ने अल्मीडा का स्थान लिया। इसके पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा ने 90 दिन की समुद्री यात्रा कर 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। कालीकट का तत्कालीन शासक जमूरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो देखिए, अल्बुकर्क के बारे में जब भी प्रश्न आएगा तो वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, उसने कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच्चों के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। देखिए, डच्चों के पतन का कारण था निजी व्यापार में अधिक सक्रियता। ठीक है, संसाधनों का अभाव था, अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति थी। ठीक है, ये तीनों कारण सही हो जाएंगे। अगर तीनों सही हैं तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, क्योंकि सत्य कथन की पहचान करनी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डच्चों के पतन के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम थे, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। ठीक है, अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। अंग्रेजों की तुलना में नौ शक्ति का कमजोर होना, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, ठीक है, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति एवं अत्यधिक केंद्रीकरण आदि ये सभी कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, ऑप्शन ए है फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः राज्याधीन थी, तो ये बिल्कुल सही है। बी आपका गलत हो जाएगा। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कालवर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत भेजा गया। नहीं, ये तो गलत है। बाकी इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, सही है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं के क्रम में उसके एक मंत्री कोलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरौन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम आपको बताना है। तो सी सही हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोपीय कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। डच की बात करें तो 1596 में कार्नेलिस ड अस्तमान, ठीक है। अंग्रेज 1600 में और डेन्स 1616 ईस्वी में। फ्रेंच की बात करें तो 1664 ईस्वी में। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें सही सब है। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफर एवं दुर्लभ राय नवाब के सेनानायक थे। युद्ध पश्चात मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना था, ठीक है। तो डी इनमें से कोई नहीं गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। डेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेट से लेकर प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई। नवाब के बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय के विश्वासघात के कारण वह युद्ध में अपनी जान बचाकर भाग गए, ठीक है। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था, ठीक है, क्योंकि उपहार था, ये सहायता किया था, इसलिए अंग्रेज इसे बनाए थे। यही कारण था, सहायता की वजह से ही सिराजुद्दौला को हार की सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुए थे? तो देखिए, उपयुक्त तो सभी हुए थे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति, कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी, निजी व्यापार में कर से छूट, ये सभी अधिकार प्राप्त हो गए थे मीर जाफर के नवाब बनते ही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए,
ब्रिटिश व्यापारियों एवं अधिकारियों को निजी व्यापार पर कर से मुक्ति मिल गई थी। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी। मीर जाफर ने अंग्रेजों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 17 लाख रुपए अदा किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 3 सगौली की संधि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा यांडबू की संधि आंग्ल वर्मा युद्ध। ठीक है, सी का 1 हो जाएगा लहासा की संधि आंग्ल तिब्बत युद्ध, और गंडमक की संधि आंग्ल अफगान युद्ध के समय हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सगौली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में संपन्न। इस संधि में आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि में निम्न शर्तों का प्रावधान किया गया था। देखिए नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए। ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित की गई थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को जाने की अनुमति दी गई थी। यांडबू की संधि की बात करें तो 24 फरवरी 1826 को इस संधि की शर्त के अनुसार मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया था। टेनासीरीम और आराकान के प्रांत वर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दिया। वर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए। ठीक है, लहासा की संधि की बात करें तो इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और तिब्बत की युद्ध की समाप्ति हुई और उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो देखिए अंग्रेजों को मानतुंग और गरतूक में व्यापारिक स्थापित करने के अधिकार मिले थे। युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु तिब्बत पर 75 लाख रुपए देने का भी दबाव डाला गया था। बाद में यह राशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया था। हर्जाने की राशि होने तथा सुम्बी घाटी और अंग्रेज अपने पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय लिए थे। गंडमक की संधि की बात करें तो ये 1869 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्ति के समय हुआ था। इसके क्या क्या प्रावधान थे? देखिए याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने अफगान के अमीर को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देना तथा अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए दोनों कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया। तो बिल्कुल सही है, 1600 में। ये डेट भी ध्यान रखना है। यह ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से अस्थायी एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, तो दोनों इसमें सही है। इस तरह से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो कोई भी इसमें सही नहीं है। सही क्या है एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम का बचत करना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी रॉयल चार्टर के अनुसार की गई थी। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री, माल का भंडार गृह फैक्ट्री को कहा जाता था। ठीक है, स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। शुरुआत में इसे ठुकरा दिया गया था। हालांकि 1613 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने वाला फरमान जारी किया था। ठीक है, दूसरा कथन, सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक व्यापारिक अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त किए। तदनुसार अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में व्यापार केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने में सफल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो दोनों कथन सही हैं। कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु था। बिल्कुल सही है। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें बी सही है, केवल 2 सही हैं। कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी केंद्र का
बिंदु नहीं था। ठीक है, सही कथन की पहचान करनी है, सॉरी इसमें बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1673 में वालीकोंडापुरम यानी कि बीजापुर सुल्तान के अधीन था। जो गवर्नर शेख खान लोधी ने मछलीपट्टनम कारखाने के निदेशक फ्रेंकोइस मार्टिन को बसने के लिए एक जगह दी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में की गई 74 में हुई थी। उसी वर्ष फ्रेंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कैरो का स्थान लिया। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का बिंदु केंद्र था। ठीक है, दूसरा कथन है, यह कथन सही है। पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रांसिस कैरी द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के अन्य भागों में भी विशेषकर तटीय क्षेत्र में अपने कारखाने स्थापित किए। माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, सूरत में कारखाने की स्थापना, विलियम हॉकिंस का आगमन, थॉमस रो का आगमन, ये सही क्रम है। कब कब हुआ था? तो देखिए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1609 में विलियम हॉकिंस द्वारा जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और 1611 में कैप्टन मिडलटन को सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मिली थी। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, 1615 की बात करें तो राजा जेम्स प्रथम के राजदूत पर सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, 1618 तक राजदूत अंतर्देशीय टोल से छूट के साथ मुक्त व्यापार की पुष्टि करने वाले 2 फरमान सम्राट और राजकुराम खुरम से एक प्राप्त करने में सफल हो गए थे। 1616 में कंपनी ने दक्षिण में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस सभी को पता है अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली ये सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है। सर जॉन सूर का संबंध नहीं है आंग्ल नेपाल युद्ध से। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं। एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध के पश्चात 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, यहाँ पे रिपन होगा। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गलत सुमेलित को पहचान करना था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली सही है। राज्य अपहरण नीति यानी कि राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, अगर आप चैप्टर को नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जा रहा है। एक बार आप वीडियो से रिवीजन कर लीजिए और 1-2 बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए, कंप्लीट सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किए थे। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध एवं सुगौली की संधि से भी। ठीक है, विलिंगटन की बात करें तो पूना पैक्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होम रूल लीग का गठन हुआ था इनके समय में। ठीक है, लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड शिक्षा पर सेटलर आयोग की नियुक्ति हुई थी चेम्सफोर्ड के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड एल्गिन के समय 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया था। भारत में उसका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल रहा। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। दूसरी ओर उसने अनेक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किया था। निम्न में से कौन से कार्य कर्जन द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, इसमें कर्जन द्वारा क्या नहीं किया गया था, मेन मकसद है प्रश्न का ये कि क्या नहीं किया गया था। ठीक है, तो देखिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्री की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन ये नहीं किया गया था कर्जन के द्वारा। सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, तो देखिए पुलिस आयोग जहाँ भी होगा, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग, स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो ये सभी कर्जन के कार्य हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में इसी के समय हुआ था। और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं देखिए, कर्जन ने 1899 से 19 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल एवं सूखे की समीक्षा के लिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्टॉक मानक्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष आयोग का गठन किया। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण भी कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, लॉर्ड लीटन ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देखिए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोही लेखकों को दबाना एवं ऐसे प्रयास करना जिससे समाचार पत्रों के संपादक को दंडित किया जा सके। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे खत्म कर दिया। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर एक्ट को किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड रिटन ने, और जारी किया, सॉरी लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया, जारी किया था लॉर्ड लीटन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेस के विकास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने तथा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। लीटन ने 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, लीटन ने ही। ठीक है, 1878 ईस्वी में उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था। साहित्य के इतिहास में इसे ओवन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ओवन मैरीडिथ के नाम से किसे जाना जाता है साहित्य के इतिहास में, तो आपको लीटन ध्यान रखना है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य थे, तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप ऊपर सही से रिवीजन किए हैं, एक्सप्लेनेशन को ऊपर वाले क्वेश्चन का, तो सही से आप कर पाएंगे। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। ठीक है, रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो वहां पर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों सही दिया हुआ है, आपको क्या करना था, सत्य कथन की ही पहचान करना था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं, किसमें 1 और 2, तो इसमें सी में दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, एंजॉय करिए, तभी आप याद कर पाएंगे। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल देखिए स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। इनके कार्यकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन एवं 4 वर्षों के कार्यकाल में इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, अफगानिस्तान से संधि हुई थी इनके समय 1881 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, मैसूर के शासक को गद्दी वापसी, नियमित जनगणना भी रिपन के समय शुरुआत हुई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन के कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने किसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्प यानी कि डिजाइन थी, तो देखिए लॉर्ड ऑकलैंड। अखिल भारतीय जनगणना इसके संबंध में कौन से कथन सही हैं, तो देखिए इसमें 1 और 2 सही हैं। 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई, पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती हैं। तो 1 और 2 इसमें 1 और 2 सही हैं,
पंचवर्षीय नहीं बल्कि 10 वर्ष यहाँ पर होगा। 1872 में पहली बार की गई थी और 1881 से नियमित रूप से। तो 1 और 2 सही हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो देखिए ये लॉर्ड विलिंगटन का कथन है, ठीक है। उसने 1993 में अपने पत्र में कहा था कि गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और भारत रहते हुए मेरी इच्छा है कि बहुत बड़ी आशंका है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया और तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड विलिंगटन ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया था। उनके दौर में तीसरा गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा सांप्रदायिक पंचायत पूना संधि भारत का बर्मा से अलग होना आदि हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कथन के बारे में कहा गया है। ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा था तो वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। कार्यकाल खत्म होने की पहचान वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 पर ब्रिटिश शासन में महाभियोग चलाया गया था। इसके कार्यकाल में निम्नलिखित कार्य हुए थे। किसके कार्यकाल की बात हो रही है तो ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट इसी के समय, ठीक है। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना भी की गई थी हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आजाद हिंद फौज अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तो ये किसके समय की बात हो रही है तो याद रखना है आपको, लॉर्ड लिन लिथगो के समय। 42 में कौन था तो लिन लिथगो समय उस टाइम भारत का वायसराय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका कब से समय था? 36 से लेकर 44 तक भारत के वायसराय थे और यह 8 साल की अवधि वायसराय के रूप में इनका सबसे लंबा शासनकाल था। अगर वायसराय में किसी का सबसे लंबा शासनकाल था तो लिन लिथगो का था 8 साल का, ठीक है। इस अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग 37 में लागू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या क्या हुआ था? क्रम इसको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हुआ था भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाया गया था। उसके बाद सबसे पहले व्यापकगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था और तीसरे नंबर पे भारत में पहली रेलवे लाइन, ठीक है, दूसरे नंबर पर। और चौथा हो जाएगा तीसरा यानी कि वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। दूसरा हो जाएगा अवधि का विलय हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें आपको कालानुक्रम बताना था। चलिए कालानुक्रम देखते हैं। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प का सिद्धांत पेश किया गया था। इसका मतलब है कि किसी भी रियासत के शासक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश द्वारा शासित हैं के पास कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश राज्य में कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है 2 से 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया।
यह डलहौजी के हड़प सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें यदि कुशासन भी हो तो अंग्रेज किसी राज्य का कब्जा कर लेते थे। ठीक है, फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया था कुशासन के आरोप पर। ठीक है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में, तो देखिए यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है, क्रम वर्ष याद रखना है। भारत में रेलवे का निर्माण 1853 में सभी को पता है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी प्रथम रेलगाड़ी। आधुनिकीकरण के एक मार्कर के रूप में देखा गया है। रेलवे को अक्सर ब्रिटिश शासन के तहत एक हुए आधुनिकीकरण के एक मार्कर के रूप में देखा गया है। चौथा है 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षिक प्रणाली पर एक प्रेषण तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों द्वारा दी गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए इनमें सभी चार हैं, सभी चार युग्म सही दिया, सॉरी इसमें 2 युग्म सही हैं। कितने सही हैं? तो 2 सही हैं। कौन कौन से सही हैं? चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, राजा राममोहन राय अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ योद्धा थे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती निषेध नियम को पारित किया, इसलिए 1 सही है। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड एलेनबरी ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1843 का भारतीय दासता अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत ब्रिटिश भारत में एक पारित एक अधिनियम था, इसलिए युग्म 2 गलत हैं। ठीक है, 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया। इसका मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था, अतः युग्म 3 सही हैं। ठग वंशानुगत हत्यारे थे, जिनका पेशा लोगों को धोखा देना और पगड़ी या रुमाल से उसका गला घोंटकर हत्या करना था, जो पूरे भारत में गिरोहों में घूमते थे। ठगों का दमन वेलेस्ली ने नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ठीक है, युग्म 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने RM वर्ड के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया। तो देखिए सही क्या है, देखते हैं। तो इसमें सी सही है, केवल गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला सही है, पहला सही है। गलत क्या है? तो देखिए गलत है, उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं ने ले लिया, तो ये गलत है। ठीक है, उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त किया, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी है। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स देखते हैं, उन्होंने RM वर्ल्ड के नियंत्रण में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों की भी शुरुआत की। यह बंदोबस्त 30 वर्ष की अवधि के लिए था और यह या तो मिट्टी जोतने वालों के साथ या भूस्वामियों के साथ किया जाता था, अतः एक सही है। उन्होंने निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं और उस अदालतों में अंग्रेजी की शुरुआत की, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी, न कि स्थानीय भाषा की। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का पद संभाला। उनकी प्रशासनिक सुधार उनकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। ठीक है, न्यायिक विभाग में उन्होंने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील अदालतों को समाप्त कर दिया। मुकदमों की भारी बकाया राशि के लिए वे काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि इससे उनके खर्चे में कटौती हुई, अतः कथन 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही हो जाएगा। क्या बोला है? तो देखिए कौन से सही हैं, सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें तीनों सही हैं। देखिए, न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में आपको कथन है, जिला दीवानी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा बनाई गई और कलेक्टर के अधीन रखी गई, बिल्कुल सही है। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय
निवासियों को स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा, बिल्कुल सही है। विलियम बेंटिंक ने भारतीय कानूनों को संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं, ध्यान से सुनिए। जिलों में क्रमशः नागरिक विवादों और आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला दीवानी अदालतें और जिला फौजदारी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित की गई। जिला दीवानी अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया और जिला फौजदारी अदालतों को काजियों और मुफ्तियों की सहायता से एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया। ठीक है, ये अदालतें भी कलेक्टर की सामान्य निगरानी में थी, अतः कथन एक सही है। कॉर्नवालिस द्वारा लागू कॉर्नवालिस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया। इसने यूरोपीय विषयों को भी स्थानीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। ठीक है, सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सिविल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। कथन 2 भी सही है। विलियम बेंटिंक ने संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की। 1833 ईस्वी में इस संहिताकरण के आधार पर एक सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी और आप सभी को पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।